हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा सिटी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे यूरोपीय कंपनियाँ यहाँ आईं, किस ध्येय से यहाँ आई, व्यापार के ध्येय से आई थी, और फिर उन्होंने अपनी अलग अलग फैक्ट्री कहाँ पे पहले खोली। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को बाहर करती है युद्ध करके, और फिर उसके बाद अपने आप को यहाँ पे टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार दिलवाती फ़ारूक सैयद से। अब जब हमने पिछली वीडियो में जैसा देखा था कि औरंगजेब बहुत ही मजबूत शासक था, उसके बाद जब ये मुग़लों का थोड़ा पावर वीक होने लगा, और जब मुग़लों का पावर थोड़ा वीक होने लगा तो कई सारे फ्री स्टेट्स बन गए इंडिया में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। कई सारे फ्री स्टेट्स देखे थे और उन फ्री स्टेट्स के कौन कौन फाउंडर थे ये देखा था। अब इस टाइम में तीन जो वो थे फ्री स्टेट्स थे, उसमें बंगाल, मैसूर और मराठा, ये तीन बड़ी पावर थी। अगर इन तीन बड़ी पावर को ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इन पर अपना अधिकार अगर कर लेती तो फिर भारत को कैप्चर करना बहुत इजी हो जाता। तो इसके लिए अब ये युद्ध करेंगे बंगाल से, मैसूर से और मराठा से। बाकी सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनके लिए पॉलिसी लाएंगे और फिर उनको गुलाम बनाएंगे। तो हम यहाँ पहले देखेंगे आंग्ल बंगाल रिलेशन क्या था। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इसके फाउंडर थे मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद दो और मतलब ताकतवर उसमें वो हुए किंग हुए, एक थे अलीवर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ जो लीड कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध का कारण क्या होता है कि व्यापार का जो अधिकार मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो उसका दुरुपयोग वो लोग कर रहे थे और फैक्ट्री की किलेबंदी कर रहे थे। इससे खतरा हो रहा था यहाँ सिराजुद्दौला को कि कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना अधिकार न कर ले, इसलिए ये युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में। ये ईयर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ओके। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके टाइम में हुआ था? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी सिराजुद्दौला के टाइम में हुआ था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है। ब्लैक होल ट्रेजेडी में ऐसा ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार उनका कहना है कि जब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जब युद्ध अटैक किया तो कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वो भागकर एक कमरे में शरण ली, जिससे कि वो उनका दम घुटने से, ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे ब्रिटिशर्स की मौत हो गई। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि काल कोठरी की त्रासदी किसके काल में हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। प्लासी का जो युद्ध था, इसमें जो सिराजुद्दौला की हार का जो कारण था वो मीर जाफर था, जो कि उसका सेनापति था। अब इसका सेनापति कैसे इसका युद्ध हार का कारण बना होगा? इसको अंग्रेजों ने लालच दिया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें यहाँ का किंग डिक्लेयर कर देंगे, और यही होता है। वो वहाँ पे हार जाते हैं जब सिराजुद्दौला, तो इसको मीर जाफ़र को फिर गद्दी मिल जाती है। अब क्या होगा, मीर जाफ़र जब तक अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाएगा तब तक तो सब ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही वो अंग्रेजों के खिलाफ जाना शुरू करेगा तो उसको हटा करके उसी के दामाद मीर कासिम को ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ का किंग डिक्लेयर करेगी। अब जब यही हाल फिर मीर कासिम के साथ भी होता है। मीर कासिम भी जब तक ये अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाएगा, उनका साथ देगा, तब तक तो उनके लिए ये ठीक रहेगा, लेकिन जब ये अपना कुछ इस्टेब्लिश करना चाहेगा वहाँ पे, तो फिर ये इसका क्या होता है नतीजा? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ये मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में जो थे मीर कासिम के साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। मीर कासिम इन दोनों की मदद से इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा। अब यहाँ ये बोला जाता है कि प्लासी के युद्ध ने जितना हमें नुकसान नहीं पहुँचाया उतना बक्सर के युद्ध ने पहुँचाया। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि बक्सर के युद्ध के टाइम जो इसमें जो शामिल थे वो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। जब ये बैटल ये जीत जाते हैं, ये युद्ध जब जीत जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या करती है, मुग़ल बादशाह से दीवानी का अधिकार ले लेती है। दीवानी का अधिकार क्या होता है? टैक्स वसूलने का, कर वसूलने का अधिकार को हम क्या बोलते हैं? दीवानी का अधिकार। ये उनसे छीन लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और ऑब्वियसली जब ये दीवानी का अधिकार छीन लेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा हो जाएगा, और वहाँ पे 1765 में वहाँ पे द्वैत शासन स्टार्ट हो जाएगा। द्वैत शासन मतलब अब यहाँ पे मुग़ल बादशाह और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का रूल चलेगा, ओके। अब दूसरा हम देखते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि दीवानी का अधिकार वहाँ से अंग्रेजों ने छीना,
अब उनके पास वो एक थोड़ी पावर में आ गया, उनके पास पैसा आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? आंग्ल मैसूर युद्ध। अब जब आंग्ल मैसूर युद्ध की हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फाउंडर जो थे वो हैदर अली थे। पहला मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में। ये हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा जाता है। इसमें हैदर अली की जीत होती है और इस युद्ध का परिणाम मद्रास की संधि होती है। दूसरा मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच में। ये भी हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉरेन हास्टिंग लीड कर रहे होते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है और इस युद्ध के दौरान ही जो ये इनके फाउंडर थे हैदर अली, इनकी मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि होती है। टीपू इनका पुत्र था। फिर तीसरा मैसूर युद्ध होता है। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में होता है, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। टीपू जो था इसने एक नीति अपनाई कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये फ्रेंच जो कि अंग्रेजों के दुश्मन थे, उनसे दोस्ती किया और तो अब अंग्रेजों को यहाँ डर लगने लगा कि ये हमारे खिलाफ ना चले जाए, इसलिए इसका ही परिणाम ये युद्ध होता है जो 1790 से 1792 के बीच में लड़ा जाता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है। ये इसी युद्ध में टीपू के जो बच्चे होते हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी वो बंदी बना लेती है। फिर क्या होता है? लेकिन यहाँ पे टीपू रुकता नहीं है। फिर चौथा मैसूर युद्ध होता है 1799 में, जो कि जिसको श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कहा जाता है और ये टीपू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, जिसमें कि लॉर्ड वेलेस्ली ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे। याद रखिएगा, जो तीसरा मैसूर युद्ध होता है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म होता है, लेकिन चौथा मैसूर युद्ध जो होता है इसको श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कहा जाता है। चौथे युद्ध के बाद जब ये हार जाते हैं तो फिर मैसूर को वाडियार वंश को सौंप दिया जाता है। अब दो जो बड़ी पावर्स थी, एक बंगाल और दूसरा मैसूर, इसको तो अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया। अब तीसरा क्या बचा? मराठा। अब मराठों के जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि फाउंडर थे शिवाजी। ये अपने राज्य में अष्टप्रधान रखते थे। अष्टप्रधान का जो प्रधानमंत्री था उसे पेशवा कहा जाता था और इसमें 3 जो होते हैं वो पेशवा थोड़े मजबूत होते हैं। जो बालाजी विश्वनाथ जिनका काल 1713 से 1720 था, फिर बाजीराव 1720 से 1740, फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। अब क्या होता है यहाँ पे? मराठा एक बहुत बड़ी पावर इंडिया में बड़ी पावर थी। अब ये अपने राज्य को फैलाने के लिए दिल्ली पर भी अधिकार करना चाहते थे और उसी टाइम अफगान भी दिल्ली को लूटने के लिए उस पर आक्रमण कर रहे थे। अब दोनों का इंटरेस्ट सेम हो गया, मराठाओं का भी और अफगानों का भी। दोनों दिल्ली के लिए लड़ेंगे, तो इसी का नतीजा होगा पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है ये मराठों और अफगानों के बीच में होता है, जिसमें कि मराठों की तरफ से बालाजी और अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पे बालाजी स्वयं उपस्थित नहीं थे, इनके जो सेनापति थे सदाशिव राव, उन्होंने ये युद्ध करवाया था। इसमें जो होती है मराठों की हार हो जाती है। अब क्या होता है? अब जब इस हार का जो फायदा, जब यहाँ पे थोड़ा सा वीक होता है मराठा साम्राज्य, इसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं और इसी का रिजल्ट होता है पहला एंग्लो मराठा युद्ध। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में लड़ा जाता है। इसमें मराठों की तरफ से माधवराव सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वॉरेन हास्टिंग थे। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में होता है। इसमें बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली थे अंग्रेजों की तरफ से। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में लड़ा जाता है। इसमें बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग थे। अब इन 3 युद्धों के बाद मराठा साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर स्थिति में आ जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ कैप्चर कर लेती है उसको और उनका हेडक्वार्टर पुणे से बिठूर भेज दिया जाता है। और जो इनके पेशवा होते हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेंशन दी जाने लगती है और बाद में यही पेंशन बंद कर दी जाती है। यही आगे का परिणाम होता है 1857 में जो क्रांति होती है उसका परिणाम एक ये भी होता है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे की सीरीज़ में इसी को आगे बढ़ाएंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।